हेलो स्टूडेंट्स, देखो नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली को हम क्लब करके पढ़ाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नोबल गैसेज एक साथ दिए हुए हैं। मैं इसे तोड़ देता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में अलग, हेलोजन नोबल गैसेज अलग। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की, तो लिखो हेडिंग ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में एलिमेंट्स देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, these are the elements. Of course these are non-metals, these are metalloids and this is metal. अब जैसे अब यहाँ पे ये नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर के बाकी सभी सॉलिड हैं अंडर रूम कंडीशन। तो एक्सेप्ट O2 ऑल आर सॉलिड अंडर रूम कंडीशंस। तो रूम कंडीशंस पर ये सॉलिड हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इतना लार्ज डिफरेंस क्यों होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर में? ये रीजन हम पहले दे चुके हैं कि क्यों N2 और फॉस्फोरस में क्यों डिफरेंस होता है। बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्सीजन इज डायटोमिक ऑक्सीजन O2, जबकि सल्फर क्या है, एसिड। तो मोलर मास एसिड का बहुत ज्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई दे आर हैपन टू बी सॉलिड। ऑल आर सॉलिड एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑल शो एलोट्रोपी। और सल्फर के एलोट्रोप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन ऑक्सीजन का भी एलोट्रोप है, कौन? ओजोन। ओजोन इज द एलोट्रोप ऑफ O2। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, बट द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि मेटल्स हैं। मेटल्स आर लेस लाइकली टू शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -2 कॉमनली शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्साइड्स क्या होते हैं? -2 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलिनाइड, टेलुराइड। पोलोनियम शो नहीं करता, -2। मेटल है ना, तो मेटल्स आर लेस लाइकली टू शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। आउट ऑफ दैम हैवी मेंबर्स जो हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, मेटलॉइड्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। सो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, एक बार आप नोट करो। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट, हैवियर मेंबर्स शो +4 +6 द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -2 भी है, -1 भी है, माइनस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है तो -½ भी है, -1/3 भी है, +1 भी है, +2 भी है। ऑक्सीजन तो बहुत ही वैरायटी, जैसे ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम परऑक्साइड, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम ओजोनाइड, जैसे O2F2, जैसे OF2। सो लाइक दैट इट शोज। सल्फर भी वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2, -1, 0 तो है ही। ऑक्सीजन है तो 0 तो है ही, 0 भी लिख दो। कहाँ? O2 में ये 0 है, ये कभी O समझो 0। सल्फर भी -2, -1, 0, +1 भी, +2 भी, +4 भी, +6 भी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -2, -1, 0, +1, +2, +4, +6। जैसे सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड,
जैसे Na2S2 पॉलीसल्फाइड्स होते हैं, S8, S2F2, SF2, SF4, SF6। लिख लो, ये सब इंफॉर्मेशन है और ये आइडिया आपको होना चाहिए। बट हैवियर मेंबर्स शो +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट करें पूरी बात, ये जनरल बातें हैं और मैंने कहा ये जनरल बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये सब तो काफ़ी कुछ आप एक तरीके से पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे भी समझते हो चीज़ों को। नोट इट डाउन। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स हैलोजन, ये हम पढ़ते ही हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ H2E टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T, इस टाइप के। पोलोनियम के कंपाउंड रेडियो एक्टिव होने की वजह से थोड़ा कम स्टडीड होते हैं। तो जैसे ये है, तो एक तरीके से अगर देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन फैमिली के लिए हाइड्राइड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रॉपर्टीज। जैसे एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ही तो है ये। यहाँ मैंने जो लिखे हैं वो लेफ्ट टू राइट हैं। तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है और एसिडिक नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजिंग ऐसे कर दो, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर। तो एसिडिक और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजिंग है, दिस इज द ऑर्डर। अच्छा, इनमें ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होता है। बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री, courtesy to Drago's rule, no hybridization in these compound। H2S में सल्फर का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, प्योर p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में ड्रैगोज रूल में पढ़ चुके हैं। जबकि यहां ये ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड द बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, तो 104.5 डिग्री के आसपास होता है। 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल वाटर केस में। बाकी केस में इट इज नियरली 92 डिग्री, 91 एंड नियरली 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90, नो हाइब्रिडाइजेशन, पढ़ चुके हैं सब। तो ये इस तरीके से। अच्छा, ये H2T टी का साइज बहुत लार्ज होने की वजह से बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो थर्मली अनस्टेबल, लीस्ट स्टेबल आउट ऑफ देम। जबकि दिस वाटर इज थर्मली स्टेबल, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता, हीट करने पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट, बट इट डज नॉट डिकम्पोज, थर्मली स्टेबल है। अच्छा, इसमें रिड्यूसिंग एबिलिटी भी नहीं है, नो रिड्यूसिंग एबिलिटी, इसलिए तो वाटर एक बढ़िया सॉल्वेंट है। कोई भी सब्सटेंस डुबो, कुछ भी करो, बस घोलने का काम करता है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव नहीं करता। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। हमने जो बात की, थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर बताया। अच्छा, बेसिक कैरेक्टर में H2O इज मोर बेसिक देन H2S, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर घटता हुआ है। सो गाइज, ये छोटी छोटी बातें हैं दैट यू शुड रिमेंबर। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संबंधित। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब कहो ये कोई नई बात है, कोई नई बात ना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है आपने ये।
कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड, और बाकी सभी गैसेज हैं अंडर रूम कंडीशंस, ऑल गैसेज अंडर रूम कंडीशंस। तो रूम कंडीशंस पर ये सभी गैसेस हैं। सो दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ऐसी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करो, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन तो क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ओजोन बना लिया मान लो, चलो ठीक है, बट सल्फर की बात करें या सेलेनियम की बात करें तो EO2 टाइप, EO3 टाइप, जैसे एग्जांपल SO2, SO3 टाइप के ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, इसमें अब ऑब्वियस ही बात है, SO2 से ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मोर एसिडिक जनरली, दैट इज द ऑर्डर यू शुड रिमेंबर। तो SO3 ये सब ऑर्डर होते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं दैट यू कैन नोट डाउन, जैसे SO2, CO2, TiO2, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर? क्योंकि TiO2 में T का साइज काफी लार्ज है तो बॉन्ड वीक हुए, और ये आसानी से रिएक्शन के दौरान आसानी से ऑक्सीजन लिबरेट कर सकता है, और कोई ऑक्सीजन आसानी से लिबरेट कर दे, will act as a good oxidizing agent. In fact, principal action, principally reducing agent, mainly act as reducing agent, mainly act as oxidizing agent. SO2 का प्रिंसिपल एक्शन रिड्यूसिंग नेचर है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बात कर चुके हैं खूब डिटेल में। परमानेंट ब्लीच के रूप में काम करता है ये, सॉरी टेम्पोररी ब्लीच के रूप में काम करता है रिड्यूसिंग एक्शन के कारण। और जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होते हैं जैसे ओजोन हुआ, H2O2 हुआ, क्लोरीन हुआ, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच एंड दे आर परमानेंट ब्लीच, वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो प्राइमरी एक्शन ऑफ SO2 इज रिड्यूसिंग, TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग। बट अगर SO2 और SO3 की बात कर लें, SO3 की बात कर लें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड दिस इज मेनली रिड्यूसिंग एजेंट, मेनली रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनली रिड्यूसिंग एजेंट? प्राइमरी एक्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाउएवर इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, बट SO3 में +6 में है, इट इज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं अबाउट द ऑक्साइड्स। कॉमन ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करें पूरी बात, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट इट डाउन। Now we shall take reactivity of these elements towards halogen. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन भी बनाएंगे तो जनरली जैसे सल्फर है, एक वाइड वैरायटी बनाते हैं, जैसे SX2 या मान लो EX2, EX4, EX6 commonly formed halides. Commonly formed halides in the +2 oxidation state, +4, +6, जैसे मोस्ट कॉमन है +4 और +6 वाले। जैसे एग्जांपल देखो, SF2, SF4, SF6। अच्छा, हेक्सा फ्लोराइड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, हेक्सा क्लोराइड या हेक्सा आयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द सल्फर, सेलेनियम एंड ऑल दैट। पढ़ चुके हैं रीजन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेरिक रीजंस। 6 क्लोरीन बहुत लार्ज होते हैं, वो सल्फर के अराउंड सराउंड नहीं करते, तो HCl6 डज नॉट एग्जिस्ट, SF6 ओनली एग्जिस्ट्स। तो ये कुछ बातें हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जरा लिखेंगे।
तो among hexahalides only hexafluorides are stable. अच्छा, SF6 is sterically crowded by 6 fluorine atoms and is inert. कोई नई बात नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं हम इस बात को कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जनरल पॉइंट्स में भी पढ़ चुके हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 6 फ्लोरीन एटम्स एंड इज इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव नेचर होने की वजह से SF6 है, नो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, नो रिएक्शन। स्टैटिकली सराउंडेड है, क्राउडेड है बाय 6 फ्लोरीन एटम्स, जगह ही नहीं देता पानी को अटैक करने के लिए, नो केमिकल रिएक्शंस, इट इज इनर्ट इन नेचर। और हेक्साफ्लोराइड्स में ही हेक्साफ्लोराइड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, हेक्साक्लोराइड्स एंड हेक्साआयोडाइड्स ब्रोमाइड्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें कुछ और जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे अच्छा इसमें एक बात और लिख लो, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस। एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल देम, रीड एनसीईआरटी। वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स all elements except selenium form dichlorides and dibromides. Monohalides are dimeric. Monohalides are dimeric. डायमेरिक नेचर के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल S2F2, S2Cl2, SeF2, Se2F2, Se2Cl2 etc. तो ये सब जो हैं इस तरीके से होते हैं एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे Se2Cl2 ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और SeCl4 बनाता है प्लस 3Se। सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर भी बड़ी यूजफुल होती है, जैसे S2F2, S2Cl2 etc. हैव open book like H2O2, O2F2 स्ट्रक्चर। कैसी? देखो यहां बना रहा हूं मैं, जैसे S2F2 S और ये F नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, ये नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर स्ट्रक्चर। ये एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, 3D है, नॉन प्लेनर है ये। तो दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द O2F2 और H2O2, सो इट इज अ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इजीली। अच्छा, इनके हाइड्रोलिसिस वी हैव टॉक्ड अबाउट, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर सवाल का जवाब केमिकल बॉन्डिंग या जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट करें, ये थे reactivity towards hydrogen, oxygen and halogen. Note it down. लिख लिया?
नाउ कमिंग टू द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में हमें खुद O2 भी पढ़ना है, ओजोन पढ़ना है, और बाकी तो सल्फरिक कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ना है, H2S पढ़ना है। हालांकि H2S एंड SO2 मोस्टली वी हैव स्टडीड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड आयन एंड सल्फाइट आयन। आप एग्री करोगे मेरी बात से अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो। एंड मेनली वी हैव टू स्टडी, जैसे हाइपो पढ़ना है, वी हैव स्टडीड H2SO4 हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है, एंड एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। बट पहले डाइऑक्सीजन, प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन में लैब मेथड में पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 विच इज ए कैटलिस्ट। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, 9वीं 10वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन, एंड इट प्रोड्यूसेस KCl सॉलिड एंड O2 गैस इज लिबरेटेड। बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंसिंग कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सो दिस इज ए कॉमन रिएक्शन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन से बहुत सारे ऑक्साइड्स, क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट्स, इन सब से मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, आपको 2 ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कराने पर मेटल मिल जाती है और O2 मिल जाती है। याद होंगे कौन से 2, कब से कहता आ रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात बोली, इलिंगम डायग्राम में ये बात बोली, चौथी बार अब बोल रहा हूँ। जब हीट करोगे तो इट गिव्स सिल्वर मेटल प्लस O2। HgO को हीट करोगे तो यू विल गेट Hg लिक्विड प्लस O2। सिमिलर टू दैट, जैसे MnO2 को हीट करोगे, या मान लो ये जैसे PbO2 है तो Pb3O4 या PbO बन जाएगा, PbO प्लस O2। सो लाइक दिस हीटिंग इफेक्ट्स वुड बी देयर, Pb3O4, PbO प्लस O2, देन MnO2, Mn3O4 plus O2, K2Cr2O7, Cr2O3 plus O2। थर्मल डिकम्पोजिशन से बहुत सारे कंपाउंड में, जैसे KMnO4, ये हीटिंग इफेक्ट, ये भी कहाँ पढ़ चुके हैं सब डिटेल में, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो K2MnO4 plus MnO2 plus O2 ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रेट, मान लो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको हीट करोगे तो पोटेशियम नाइट्राइट मिल जाता है, और कौन सी गैस, O2 इज लिबरेटेड। सो लाइक दैट थर्मल कंपोजिशन से भी वी कैन ऑब्टेन लाइक दिस। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, IIT ने पूछी भी है रिएक्शन। ये आप रिएक्शन कराओ MnO2 या PbO2 की प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेट HNO3 और हीट करो, O2 गैस विल बी लिबरेटेड, O2 गैस विल बी लिबरेटेड, एंड Mn2 प्लस या Pb2 प्लस का सॉल्ट बन जाएगा विद सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन। IIT में भी रिएक्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव ऑक्सीजन गैस, ये क्वेश्चन था। This was asked in IIT Advanced earlier. So this is a very important reaction, you should remember. अच्छा, Brin's process, for very pure O2, बहुत प्योर O2 अगर बनाना हो तो Brin's process is used। क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड को O2 जो कि एयर में प्रेजेंट है हीट करते हैं अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। बेरियम परऑक्साइड इज फॉर्म, जिसको हीट करते हैं लगभग 800 डिग्री सेल्सियस में, वापस से बेरियम ऑक्साइड प्लस O2, एंड दिस इज वेरी प्योर। वेरी प्योर O2 इज ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड ब्रिन्स प्रोसेस। जैसे याद है आपको IIT में पूछा हुआ भी है उन्होंने कि प्योर नाइट्रोजन कैसे मिलती है, अजाइड्स को हीट करने पर, याद पड़ रहा है, मेटल अजाइड्स को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में मिलती है। ऐसी प्योर ऑक्सीजन अगर चाहिए किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो व्हाट डू वी डू,
बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, बेरियम पेरोक्साइड इज फॉर्म, दिस इज बेरियम पेरोक्साइड। एंड विच ऑन फर्दर हीटिंग ऑन अ स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, वापस ये टूट जाता है बेरियम ऑक्साइड, जो कि वापस से रिसर्कुलेट करके इस्तेमाल कर लेते हैं एंड यू गेट प्योर, वेरी प्योर ऑक्सीजन। तो दिस इज अच्छा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, हवा में ऑक्सीजन ही तो है, जैसे कहा भी था हमने कि हवा में से इंप्योरिटीज रिमूव कर दो, CO2 या मान लो आर्गन एंड अदर इंप्योरिटीज, एंड देन व्हाट डू यू डू, लिक्विफैक्शन कराओ और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तो यू विल गेट N2, यू विल गेट O2। O2 का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 90 केल्विन है और N2 का लगभग 77 केल्विन है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट दे कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब भी पढ़ा हुआ है कहाँ, लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, वहां पढ़ते हैं हम इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। तो गाइज ये पहले पूरी बात नोट करो, मैं और भी लूंगा प्रोसेसेस जो जहां भी है ये। अच्छा, ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट इट डाउन। नाउ मान लो फोर्थ था लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय एयर, रिमूव impurities like CO2, argon, etc. Liquefy air, do fractional distillation, and get liquid N2 and liquid O2 marker. थोड़ा चेंज करें. So this is the important thing. Large scale production एयर के लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त हो जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऐसे ही किया जाता है. बाकी ऑल्सो इलेक्ट्रोलिसिस से भी कर सकते हैं लार्ज स्केल. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर you will get H2 गैस, एनोड पर you will get O2 गैस. आपको प्रोसेस पूरे पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब डिस्कस हो चुका है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. अब यहाँ बात कहेंगे तो फिर अननेसेसरी टाइम जाएगा. तो अगर आपको किसी को डाउट आ रहा हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कैसे बना था, क्या रिएक्शंस थी, गो टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यू विल फाइंड नॉट वन प्लेस, मोर देन 10 places आई हैव रिटन दीज पर्टिकुलर हाफ सेल रिएक्शंस एट कैथोड एंड हाफ सेल रिएक्शंस एट एनोड. तो गाइज ये थे मेनली द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ O2. आप जानते हो कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, पैरामैग्नेटिक गैस है, और पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, बट इतना सॉल्युबल तो है कि मछलियां जिंदा रह सकें. तो कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, पता ही नहीं चलता गैस का, हवा के अंदर कुछ दिख थोड़ी रहा ही है, पर इसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते. हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो चाहिए ना, उसके बगैर नहीं जी सकते. तो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, पैरामैग्नेटिक. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है आपने, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ O2. तो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक गैस ओनली लिटिल soluble in water. बहुत थोड़ी सी घुलती है ये, और इतनी तो घुल जाती है कि मछलियां जिंदा रह सकें. इंसान भले ही जिंदा ना रह सके पानी के अंदर, मछलियां, ऑक्टोपस और एक्वाटिक लाइफ जो है दे कैन बी कंफर्टेबल विद दिस मच अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सी वाटर. तो पानी में बहुत थोड़ी सी घुलती है. सपोर्टर ऑफ कंबस्शन.
इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। अरे एलपीजी है, खाना पकाते हैं उस पर, कुकिंग गैस सिलेंडर पे, तो ऐसा तो है एलपीजी आई और अपने आप जल जाएगी, उसके लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए। तो हु इज ऑक्सीडाइजर? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उसमें बर्न होता है ये, तो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। अच्छा, रिएक्शन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मान लो गोल्ड, प्लेटिनम एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट मान लो नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। इनको छोड़ करके बाकी सबसे रिएक्शन करता है। आप तो कैल्शियम को बर्न करा दो, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओ, Al2O3, ऑफ कोर्स हीट कराओगे तभी रिएक्शंस होंगी। कैल्शियम हवा में रिएक्शन कर लेता है, सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। और नॉट ओनली दैट, चाहे सल्फर हो, एसिड बर्न कराओ, SO2 इज फॉर्म। फास्फोरस को बर्न कराओ, P4O10 इज ऑब्टेन। सो कार्बन को बर्न कराओ, सभी तो रिएक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिएक्ट्स विद इट। मीथेन को रिएक्ट कराओ, कंबस्टन कराते हैं ये, CO2 प्लस H2O। सो लाइक दैट दे डू रिएक्ट। तो ये सब रिएक्शंस हैं। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी होता है, SO2 को रिएक्शन कराओ O2 के साथ, SO3 बनता है, V2O5 इज द कैटलिस्ट। HCl का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं CuCl2 में, कैटलिस्ट में, सो दिस इज फॉर्म Cl2 प्लस H2O। तो ये दोनों कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। अच्छा, बड़े फेमस प्रोसेस भी हैं। SO2 का O2 से रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट टू फॉर्म SO3। दिस process is the part of contact process for the manufacturing H2SO4, very very important. This is called Deacon's process for the production of Cl2 by catalytic oxidation of HCl by O2 in presence of CuCl2. Cupric chloride is the catalyst. तो ये catalyst हैं। तो यहाँ पर P2O5 CuCl2 क्या है? कैटलिस्ट। तो गाइज ये है ऑक्सीजन। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जिंदगी ना है ऑक्सीजन के बगैर, ना है लाइफ। डेली जीवन आ गया मेरे अंदर, तो ये हवा के अंदर O2 भले ही 20-21% है, बट स्टिल दिस इज सफिशिएंट फॉर द लाइफ, ह्यूमन लाइफ और एनी एनिमल लाइफ। तो सपोर्ट ऑफ लाइफ ऑक्सीजन इज नीडेड। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है और ऑक्सीजन के बगैर यू कैन नॉट बी अलाइव। साथ में इट इज़ अ वेरी गुड कंबस्शन कराते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट से मेटलर्जी करते हैं, तो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन को हीलियम के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर के सांस देते हैं, पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट देयर, ऑक्सीजन इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। तो गाइज ये था। चलिए आज बस यही स्टॉप करते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया ऑक्सीजन फैमिली, O2 ले लिया, अभी बात करेंगे ओजोन की। देखो, हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं और उसमें हम ऑक्सीजन पे आ चुके हैं। ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप होता है ओजोन। वी शैल टॉक अबाउट ओजोन। ओजोन इज इंपॉर्टेंट। ओजोन पे अभी JEE एडवांस ने क्वेश्चन भी पूछा है। और ओजोन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बस एक ही प्रॉपर्टी है उसकी, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हर किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा। इट इज नेक्स्ट टू फ्लोरीन अमंग द एलिमेंट्स इन द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स। तो वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर, because of that it finds a lot of applications in the preparation of the compounds like KMNO4 and many other things. क्या है? लिखेंगे ओजोन। O3 an allotrope of ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का एलोट्रोप है ओजोन। अच्छा, क्या प्रिपरेशन क्या है? साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं इनटू ड्राई ऑक्सीजन, ऑब्टेन्ड बाय पासिंग
साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ड्राई O2। तो ड्राई ऑक्सीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराओगे तो O2 3 और ये कन्वर्ट हो जाता है 2O3 में। एक तरीके से एक रिवर्सिबल प्रोसेस ही है ये, या ये कन्वर्जन जो होता है इट इज हार्डली 10%। 10% कन्वर्जन नियरली इनटू ओजोन। तो O2 में साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराने पर O2 इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। अच्छा, ये जो मिलता है ऑब्टेन्ड मिक्सचर इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ऑब्टेन्ड मिक्सचर इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब O2 प्लस O3 का मिक्सचर, इसे बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अच्छा, ये अब मान लो ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन हुआ, इसमें से O2 को रिमूव करना हो तो एल्केलाइन पायरोगलोल से पास करवाते हैं, तो वहां O2 इज एब्जॉर्ब। अच्छा, ओजोन भी एब्जॉर्ब करानी हो मान लो, तो फिर व्हाट वी डू इज वी पास थ्रू द टर्पेंटाइन ऑयल, इट इज एब्जॉर्ब्ड, और ऑयल ऑफ सिनेमोम। O2 is absorbed by alkaline pyrogalol. Pyrogalol. Ozone can be absorbed by turpentine oil और ऑयल ऑफ सिनेमोम। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए सर्टेन सॉल्वेंट्स आर क्वाइट फेमस। आपको शायद वो बात याद भी हो अगर आपने ईडियोमेट्री पढ़ी हो। ईडियोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ लाइक गैसियस स्टेट और मोल कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो वहां पर एक लिस्ट बताते हैं कि कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ, हालांकि इसका ओजोन से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक एडिशनल पॉइंट मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो CO2 को एब्जॉर्ब कराना हो तो यूज करते हैं एक्वस KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराना हो तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। और यदि मान लो जैसे अमोनिया हुआ, इसको एब्जॉर्ब कराना हो, HCl को एब्जॉर्ब कराना हो तो वाटर इज द सॉल्वेंट। इस तरीके से O2 को एब्जॉर्ब कराना हो तो जैसे मैंने बताया अभी अमोनिकल एल्कलाइन पायरोगलोल। एल्कलाइन पायरोगलोल। ओजोन को मैंने बताया ही अभी, टर्पेंटाइन ऑयल। ओजोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय टर्पेंटाइन ऑयल। इस तरीके से ये एब्जॉर्ब कराते हैं। अच्छा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराना हो तो फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स और एनहाइड्रस CaCl2 etc. So these kind of reagents can be used for absorbing certain gases. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये याद रखना, ये सॉल्वेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। नोट करो पूरी बात, नोट करो इसको, नोट इट डाउन। कट तो नहीं गया राइट साइड में? नहीं, जस्ट बच गया, ठीक है। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां से साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्राई ऑक्सीजन में पास कराते हैं, ओजोन बनता है। हालांकि O2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ओजोन इज लेस स्टेबल। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक। तो ये बात लिख भी लें। O3 इज थर्मोडायनेमिकली less stable than O2।
O2 is thermodynamically more stable, ozone is thermodynamically less stable. That's why for this process enthalpy change is positive. नोट करें पूरी बात। और यहां से ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिलता है, जरूरत पड़ने पर O2 को रिमूव किया जा सकता है बाई पासिंग थ्रू द एल्कलाइन पाइरोगोलोल सॉल्यूशन। डू इट, लिखें इसको। नाउ प्रॉपर्टीज, coming to the properties, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टीज में ओजोन जो है ये एक डायमैग्नेटिक गैस है, रूम कंडीशन पे इट इज गैस, ब्लू कलर गैस। तो लिखो डार्क ब्लू डायमैग्नेटिक गैस which forms blue liquid and violet black crystals on solidification। ये जेई में आ चुका है, जेई एडवांस्ड में ये पूरी प्रॉपर्टी कि रूम कंडीशन पे ये एक डार्क ब्लू डायमैग्नेटिक गैस है, ठंडा करने पर लिक्विड बनाएगा और ठंडा करने पर जब सॉलिडिफाई करोगे तो इट फॉर्म्स वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ब्लू कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द विजिबल पोर्शन एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर। पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज of sun। तो ये ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन। और ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अराउंड सम 20 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल और वो प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। तो ओजोन प्रोटेक्ट्स, ओजोन किस फॉर्म में? ओजोन लेयर नियरली 20 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो ओजोन लेयर हमारे लिए जिंदगी है। सूरज की रोशनी में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं विच कॉजेज स्किन कैंसर एंड अदर डिसीजेज। तो एक तरीके से ये ओजोन लेयर है अर्थ के अराउंड 20 किलोमीटर से ऊपर एंड इट अब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये है, बट ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। कंसर्न इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर which is mainly due to first exhaust of सुपरसोनिक जेट्स, जिसमें मोस्टली NO होता है और NO ओजोन से रिएक्शन करके NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट करता है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन का एक बड़ा कारण है सुपरसोनिक जेट्स। सुपरसोनिक जेट्स भी लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं और उसका जो फ्यूल का एग्जॉस्ट होता है दैट कंटेन्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, हाईली रिएक्टिव है, ओजोन से रिएक्शन करता है, NO2 बनाता है एंड O2। सेकेंड, फ्रियॉन्स CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
CFCs होते हैं, फ्रियॉन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी जो हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर विच इज मेनली डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ द सुपरसोनिक जेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में से लिया गया है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। और फ्रियॉन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे एग्जाम्पल CF2 Cl2, ये हायर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स देते हैं। क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जो हैं, जैसे ये है, ये सनलाइट जब पड़ती है इस पर हायर एटमॉस्फेयर में तो ये बनाता है CF2 Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन के OCl बनाता है प्लस O2। So this is responsible for the depletion of the ozone layer. This is very important point. You should remember. नोट करें पूरी बात। अब ओजोन की सबसे खास बात, एक ही तो प्रॉपर्टी है, कौन सी? हर किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो सामने पड़ेगा निपटाएगा ये। बस फ्लोरीन वगैरह को छोड़ दो। फ्लोरीन के बाद सेकंड नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है अमंग एलिमेंट, कंपाउंड्स नहीं। कंपाउंड्स में तो XCF2 है, XCF4 है, वो भी और बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हैं, या परजीनेट्स हैं, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होते हैं ज़ीनॉन के कंपाउंड्स। बट अमंग एलिमेंट्स ओजोन इज जस्ट नेक्स्ट टू F2। तो लिखो इस बात को, थर्ड प्रॉपर्टी ये लिख लिया होगा आपने, नोट इट डाउन। Ozone is very powerful oxidizing agent next to F2 among elements। अच्छा, ओवरऑल कंपाउंड्स में भी काउंट कर लो तो ज़ीनॉन के कुछ कंपाउंड्स को छोड़ दो तो भी ओजोन का टॉप 5 में तो आ जाएगा ये। टॉप 5 मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस में ओजोन का नाम आ जाएगा मोस्टली। But among elements it is second and it is just next to fluorine in the oxidizing power। जैसे ओजोन है एसिडिक मीडियम में तो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O2 बनाता है प्लस H2O एंड ये गैस लिक्विड एक्वस गैस। और इसका जो SRP है, मेरे पास अगर डेटा होगा तो हाँ 2.07 वोल्ट, सच ए पावरफुल वैल्यू। और फ्लोरीन का कितना होता है 2.87। फ्लोरीन का 2.87 हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन F माइनस, और इसका SRP है लगभग 2.87 वोल्ट। इसलिए फ्लोरीन इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और एलिमेंट। ओजोन भी कम नहीं है, 2.07 अच्छा को निपटाएगा ये। कैसे, जरा देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर। अच्छा, एक और चीज, very strong oxidizing power of O3 is due to its ability to give nascent oxygen। तो ओजोन इज बिलीव टू बी कंसिडर्ड टू बी गिविंग द नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन देने की वजह से, और नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, तो इस कारण से भी इसकी बहुत हाई पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर कही जाती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जरा एग्जाम्पल लिखते चले जाओ। PbS को ओजोन से ऑक्सीडाइज करो, PbO प्लस O2। अच्छा, यूजुअली ओजोन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज O2। क्यों? अल्टीमेटली ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी इस तरीके से होती है। ओजोन को कई बार हम ऐसे लिख देते हैं O2 प्लस O2 माइनस, और इसका वैलेंसी फैक्टर आप पढ़ते हो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, वो 2 होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ 0 था और यहाँ -2 है। तो अल्टीमेटली 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, और 1 ऑक्सीजन में 2 का चेंज हुआ है। तो पर O3 मॉलिक्यूल
हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड 2, सो द वैलेंसी फैक्टर इज 2। ओजोन का वैलेंसी फैक्टर क्वेश्चंस में भी 2 लेते हैं। जेई एडवांस्ड में 80s 90s में आपके जन्म से पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर टफ होते थे उस समय, सब्जेक्टिव पेपर होता था, उसमें ओजोन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग पावर एजेंट, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, दैट वाज वेरी गुड। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ओजोन इज 2। किसी को ना पता हो नोट कर लो, क्योंकि कम आते हैं। ओजोन का क्वेश्चन उसके बाद से आया नहीं है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस में ओजोन बहुत सालों से नहीं आया, तो बच्चों को याद भी नहीं होगा। मैं बता देता हूं, इट इज वैलेंसी फैक्टर इज 2। So one of the product is O2 when O3 acts as an oxidizing agent। और जैसे पोटेशियम आयोडाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इनफैक्ट ओजोन का एस्टिमेशन भी करते हैं ये बोरेट बफर यूज करते हैं। pH 9.2 एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। इट फॉर्म्स I2 प्लस KOH प्लस O2 एंड I2 इज एस्टिमेटेड विद स्टैंडर्ड हाइपो Na2S2O3 सॉल्यूशन, बनाता है NaI प्लस Na2S4O6। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, इसका मतलब क्या है, तेरा लिखना। Quantitative estimation of ozone is done by iodometric titration। ये iodometric titration क्यों है, तो दिस इज यूज्ड इन एक्सेस। अब किसी स्टूडेंट को आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस ना पता हो तो फिर वापस ये तो कोई बात नहीं हुई। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर 11th क्लास में होता है और वो स्टूडेंट्स ने कई बार पढ़ा हुआ होता है, नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ेंगे आप अभी। जैसे मान लो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके सीक्वेंस में आएगा, तो ये बात वहाँ पढ़ाई जाएगी आपको। और मान लो कोई 11th क्लास वाले या 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स इसे पढ़ रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो वो पढ़ चुके होते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स में। तो गाइज जरा ध्यान से देखो, एक्सेस ऑफ KI का इस्तेमाल करते हुए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एस्टिमेशन को हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द ओजोन इज डन बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेटिंग विद द KI सॉल्यूशन। Borate buffer is used to have the pH nearly 9.2. Whatever iodine is liberated is estimated with the help of standard hypo solution। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है। कभी कोई पहली बार पढ़ रहा होगा तो सोचेगा उत्तरी क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, कुछ ना है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जब हम पढ़ते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, इस तरह की कई केसेस हम वहाँ बतलाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने बड़े जोर शोर से लिखा हुआ है इसको, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। जेई में कभी भी आ सकता है, चाहे जेई मेन हो या एडवांस्ड हो। नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो NO2 प्लस ओजोन N2O5 में कन्वर्ट कर देगा। बस आपको ओजोन की रिएक्शन करानी है, कुछ ना करो, ऑक्सीडाइज कर दो तो इट विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज। जैसे KOH सॉलिड से रिएक्शन कराओ ओजोन की, टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस, तो पोटेशियम ओजोनाइड इज फॉर्म्ड प्लस O2 प्लस H2O। ऑरेंज सॉलिड पैरामैग्नेटिक, पोटेशियम ओजोनाइड। तो ये पोटेशियम ओजोनाइड बनता है सॉलिड के फॉर्म में, विच इज ऑरेंज, रेड ऑरेंज क्रिस्टल्स बन जाते हैं KO3 के। ऑल आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। साथ ही साथ मेटल्स एक्सेप्ट प्लैटिनम गोल्ड,
प्लैटिनम गोल्ड तो मोस्ट नोबल मेटल्स हैं, ये ना होता किसी से भी कुछ भी। ओजोन मेटल ऑक्साइड बना लेगा प्लस ओजोन। जैसे एग्जांपल, कॉपर की रिएक्शन कराओ, CuO प्लस O2 इज फॉर्म्ड। थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, हीटेड कॉपर लेना पड़ेगा एंड रिएक्शन विल अकर। सो लाइक दैट इट विल हैपन। कार्बन की रिएक्शन कराओ ओजोन से, CO2 प्लस O2 इज फॉर्म्ड। P4 की रिएक्शन कराओ, एसिड की रिएक्शन कराओ, इस तरह के आयोडीन की रिएक्शन कराओ। आयोडीन की अलग से लेंगे रिएक्शन, तो H3PO4 या H2SO4 विल बी फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ, अब मान लो SO2 भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इट कैन टेक पानी के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म O2। सो लाइक दैट रिएक्शन विल अकर। H3PO4 H2SO4 इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। K2MnO4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ KMnO4। ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है KMnO4 एंड O2 इज फॉर्म्ड प्लस KOH। सो लाइक द रिएक्शंस अकर। मतलब इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी से भी रिएक्शन करा देगा, OCN माइनस प्लस O2। सो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। H2S से रिएक्शन, सल्फर का येलो वाइट PPD बनाएगा पहले, प्लस O2 प्लस H2O, और अगर एक्सेस ऑफ ओजोन ले लिया तो ये बना देगा H2SO4 प्लस O2। सो लाइक दैट रिएक्शन विल अकर। यहाँ O2 की भी जरूरत नहीं है, बस सिंपल कह दो कि H2SO4 में भी ऑक्सीडाइज कर देगा। नोट करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ KMnO4, जो कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट है लेबोरेटरी में और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो गई रिएक्शन। आयोडीन के साथ रिएक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले पूरी बात नोट कर लें, नोट इट डाउन। रिएक्शन विद I2 आयोडीन। अगर I2 ड्राई है तो ओजोन बनाता है I4O9 और इट इज I3 प्लस IO3 थ्राइस। तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है कि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड बन जाता है। तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है ये ड्राई में, प्लस O2 इज फॉर्म्ड। बट यदि मॉइस्ट है, मॉइस्ट I2 मतलब H2O की प्रेजेंस में, तो फिर तो इट कन्वर्ट्स इनटू HiO3 आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड दिस फॉर्म्स साथ में O2। H2O2 के साथ रिएक्शन, H2O2 वैसे तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट सामने पड़ गया कौन? ओजोन। रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अब डर के मारे रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अब ओजोन कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 कैन प्राइमरीली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट जरूरत पड़ने पर इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। सो यहां से 2O2 इज फॉर्म प्लस H2O। सो लाइक दैट ये वाला ऑक्सीजन भी इसमें गया और ये वाला ऑक्सीजन इसमें गया। सो लाइक दैट इट कन्वर्ट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टेलिंग ऑफ मरकरी। व्हाट इज टेलिंग ऑफ मरकरी? मरकरी एक फ्री फ्लोइंग हाईली मोबाइल लिक्विड है और कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। मरकरी लिक्विड इज अ मोबाइल liquid which does not stick with walls of glass। कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। तो मरकरी लिक्विड इज अ मोबाइल लिक्विड which does not stick, STICK, stick with walls of glass when ozone is passed into
mercury liquid, it sticks with walls of glass, making tail बना लेता है, इसलिए बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। कैसे? यहां देखो, जैसे मरकरी लिक्विड है, ओजोन से रिएक्शन कराओगे Hg2O प्लस O2 बना लेगा। ये कंपाउंड स्टिक्स विद ग्लास वॉल्स। जैसे ये है, कांच है, कांच के इस टम्बलर में, ग्लास में हमने मरकरी पोर कर दिया, प्योर मरकरी। तो मरकरी कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, थर्मोमीटर में भी यूज करते हैं, देखते हो आप, चिपकता नहीं है, और टेम्परेचर की वजह से इट एक्सपैंड्स एंड टेल्स यू व्हाट इज द टेम्परेचर। तो इसको अगर मैंने भर दिया, यहां तक भर दिया, और इसको मैं टेढ़ा कर दूं ऐसे ऐसे, तो वो टेढ़ा होता चला जाएगा और दीवारों से चिपकेगा नहीं, और निकाल के बाहर फेंक दो तो निकलता हुआ थोड़ी देर में पूरा नीचे टपक जाएगा। पानी गिर गया थोड़ा सा, रुको कोई बात नहीं, 2-3 बूंद है तो गिर जाएगा, ये पूरा ग्लास अगेन क्लीन दिखाई देगा। बट आप इस मरकरी के अंदर ओजोन पास कर दो, मरकरी वैसे घग्गाड़ है, घग्गाड़ मतलब थोड़ा टफ टाइप का लिक्विड है, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, हाइड्रोजन से नीचे है द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट ओजोन तो ओजोन ही है ना, ओजोन तो रख के इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने पे पार्शियली कन्वर्ट होता है, ये पार्शियली कन्वर्ट्स टू, पूरा नहीं। Hg2O तो पार्शियली Hg2O में कन्वर्ट हो जाता है, और अब वो अगर दीवार में अगर डालोगे इसको मरकरी को यहां पर, तो मरकरी चिपका रह जाएगा दीवारों से, टेल बना लेगा, एक पूंछ टाइप की बना लेगा, दैट इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब बात आती है यूजेस। यूजेस में ओजोन का बहुत बड़ा यूज है। ओजोन एक्चुअली क्या है, एक जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है, यूज्ड एज जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट। जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये बढ़िया काम करता है। स्विमिंग पूल्स में भी मिलाते हैं इसको वाटर क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। मैन्युफैक्चरिंग KMnO4, ब्लीचिंग सब्सटेंस। ब्लीचिंग के रूप में भी काम आता है, KMnO4 के प्रोडक्शन में काम आता है, और डिसइंफेक्टेंट में सबसे बड़ा यूज है इसका। पानी के अंदर कई बार H2S थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, जम्स मारता है ये और H2S को रिमूव करता है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ ओजोन। ओजोन हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर कुछ रिएक्शंस जो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क की हैं, दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। देखो हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में अब बात करेंगे सल्फर की। ऑक्सीजन फैमिली में हम आ चुके थे, O2 पढ़ चुके हैं, ओजोन पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ चुके हैं, रिएक्शन पढ़ चुके हैं, यही इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे सल्फर और उसके एलोट्रोप्स की। तो लिखो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर का प्रिपरेशन, उसके एलोट्रोप्स, मेनली 2 एलोट्रोप्स होते हैं सल्फर के, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, दैट मीन्स रोम्बिक फॉर्म एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म। रोम्बिक सल्फर बच्चे वैसे कई बार जानते भी हैं, जिन्होंने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई होती है तो उन्हें ये बात पता होती है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर इज टेकन 0 at 298 केल्विन, जबकि मोनोक्लिनिक का डेल्टा H फॉर्मेशन इज पॉजिटिव। ये बात पढ़ी हुई होती है, तो ये 2 शब्द पता होते हैं बच्चों को, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये क्या हैं? 2 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं सल्फर के लिए। तो गाइज लेट अस टॉक अबाउट इट। तो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर में 2 तरह के सल्फर हैं, तो पॉइंट्स लिखो। रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होती है, और अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। बीटा सल्फर। तो अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर के नाम से हम जानते हैं। क्या इनके वाइटल पॉइंट्स हैं? बोथ हैव एसिड फॉर्मूला
एंड हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, साइक्लिक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो बोथ हैव एसिड फॉर्मूला एंड हैव साइक्लिक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आपको पहले भी पढ़ी हुई है आपने। स्ट्रक्चर इज ड्रॉन लाइक दिस, सल्फर सल्फर, ये सल्फर इस टाइप से, एंड एवरी सल्फर इज कंसिडर्ड टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड इज 0 जबकि कोवेलेंसी इज 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, पहले आ भी चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड 0 है जबकि कोवेलेंसी of sulfur in acid is 2. That means each sulfur is forming 2 covalent bonds with the other 2 sulfur atoms. तो ये स्ट्रक्चर होती है, हालांकि ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। कौन सी है? रोम्बिक। तो एस रोम्बिक ऑफ कोर्स सॉलिड है ये, इन इक्विलिब्रियम पर होता है 369 केल्विन, एस मोनोक्लिनिक। अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से ज्यादा होगा तो रोम्बिक सल्फर विल कन्वर्ट इनटू द मोनोक्लिनिक। ऑफ कोर्स ये भी सॉलिड ही है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर चाहे वो रोम्बिक हो या मोनोक्लिनिक हो, दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस। ये तो उससे कम टेम्परेचर है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। Transition temperature. What is transition temperature? Temperature at which two phases are in equilibrium. Temperature at which two phases of a substance are in equilibrium. So this is called transition temperature, temperature at which two phases of a substance are in equilibrium. तो rhombic sulfur, monoclinic sulfur both are solid. रूम कंडीशन पर rhombic sulfur is more stable thermodynamically. तो at room temperature rhombic sulfur is thermodynamically more stable. Of course, color of the rhombic sulfur और monoclinic sulfur दोनों येलो होते हैं। तो both have acid formula and have cyclic crown like structure, yellow colored। देख लो यहां भी नोट करें, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़नी है। हम सारी बात एनसीईआरटी की पूरी भाषा यहां नहीं लिख सकते, वरना वो ऐसा लगेगा जैसे कॉपी मार दिया टाइप से। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं वो हम यहां लिख रहे हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेंबर। और खासकर वो जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं और जहां पर इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो तो पक्के से आपको याद रखना ही है। नोट इट डाउन। अच्छा, ये जो रोम्बिक सल्फर है ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो इसका मतलब जितनी भी सल्फर की फॉर्म्स हैं, मान लो आपने मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कर दिया, या एक और फॉर्म होती है गामा सल्फर जिसे हम वॉयलेट सल्फर भी बोलते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन होता है। ये सारी फॉर्म्स अगर रूम टेम्परेचर पे ले आओ तो दे कन्वर्ट इनटू द रोम्बिक सल्फर, बिकॉज रोम्बिक सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑल टाइप ऑफ सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर के लिए बात करें तो पानी में सॉल्युबल नहीं होता बट बिकम सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो लिखेंगे इस पॉइंट को भी। क्या S rhombic is insoluble in water but is soluble in कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज सॉल्युबल। लिखते जाएं पॉइंट्स। अच्छा, मेजर प्रोडक्शन of sulfur is done by mining from earth crust।
बाय फ्रैश प्रोसेस। और बोरहोल मेथड। जमीन के अंदर भाई अर्थ क्रस्ट में तो कितने नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ओर्स होते हैं, सल्फर भी है। लॉट ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ से अंदर अगर मान लो, अब मुझे एग्जैक्ट डेप्थ नहीं मालूम कितनी डेप्थ पर सल्फर के भंडार हैं, यूएस है, चाइना है, लॉट ऑफ सोर्सेज रिसोर्सेज आर देयर, जहां पर लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फर। तो जो सल्फर होता है वो सल्फर में बोरहोल मेथड यूज करते हैं, इसे बोलते हैं फ्रैश प्रोसेस। 3 होल करते हैं धरती के अंदर, जमीन के अंदर माइनिंग करने के लिए 3 होल कर दिए हमने, और पहले और तीसरे होल से हॉट वाटर ड्रॉप करते हैं। अच्छा, होल कहां तक, कितने गहरे करने हैं, उतनी गहराई तक करते हैं जहां पर लिक्विड सल्फर या सल्फर मोल्टन फॉर्म में या इवन सॉलिड फॉर्म में हो, उनके रिसोर्सेज तक पहुंच जाए। ऊपर से बॉइलिंग वाटर डालते हैं पहले और तीसरे होल से। 3 होल कर दिए अर्थ क्रस्ट में, कितनी गहराई तक, उतनी गहराई तक जहां पर सल्फर का भंडार है। फर्स्ट एंड थर्ड वाले में बॉइलिंग वाटर डालते हैं। बॉइलिंग वाटर से जो सल्फर है वो मेल्ट होने लगता है और उसकी विस्कोसिटी घटती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में, फ्लोएबल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद पहले और तीसरे होल में कंप्रेस्ड एयर पास कराते हैं। जैसे ही कंप्रेस्ड एयर पास कराएंगे तो प्रेशर से लिक्विड सल्फर बीच वाले होल से, बीच वाला जो पाइप है, जो होल है, उससे सल्फर विल कम आउट, एंड दिस इज हाउ द सल्फर इज माइंड, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड बोरहोल मेथड और फ्रैश प्रोसेस। ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन मेथड है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन मेथड इज H2S को सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर मिल जाता है प्लस H2O। सो दिस इज ऑल्सो द मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सल्फर। तो ये भी एक मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर। नोट करते जाएं ये सब। इसी में एक मॉडिफिकेशन होता है प्लास्टिक सल्फर। मान लो मोल्टन सल्फर है, उसको ठंडे पानी में डाल दो, क्वेंचिंग करा दो, देन प्लास्टिक सल्फर इज ऑब्टेन विच हैज द प्रॉपर्टीज लाइक रबर। तो व्हेन molten sulfur, that is as liquid, is poured in liquid water, उससे क्या हुआ, क्वेंचिंग होगी। बताइए इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्वेंचिंग। कहते हैं ना, आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, आई हैव टू क्वेंच, आई नीड टू क्वेंच माई थर्स्ट। क्वेंचिंग मतलब एकदम से पानी में डाल देना, ठंडा कर देना, दैट इज कॉल्ड क्वेंचिंग। तो व्हेन मोल्टन सल्फर, दैट इज सल्फर लिक्विड, इज पोर्ड इनटू द लिक्विड वाटर, क्वेंचिंग, प्लास्टिक सल्फर इज फॉर्म्ड। Plastic sulfur is formed, which has rubber-like properties. तो रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक सल्फर। अच्छा, और सल्फर की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ, लेकिन इसमें एक बार और लिख लो, ऑन स्टैंडिंग इट कन्वर्ट्स टू एस रोम्बिक। मैं पहले ही कह चुका हूं, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द सल्फर इज रोम्बिक सल्फर। तो कोई भी आप फॉर्म कन्वर्ट कर लो, चाहे वो प्लास्टिक सल्फर हो, चाहे वो मोनोक्लिनिक हो, रूम टेम्परेचर पर लेके आओगे, खुला छोड़ दोगे तो रखे रखे इट फाइनली कन्वर्ट्स टू द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, कौन, रोम्बिक सल्फर। तो गाइज ये इस तरह के पॉइंट्स हैं। सम मोर टाइप ऑफ फॉर्म्स जैसे रोल सल्फर, जैसे फ्लोर ऑफ सल्फर, जैसे मिल्क ऑफ सल्फर, ये सभी रोम्बिक सल्फर हैं, एस रोम्बिक के फॉर्म हैं, दैट इज एसिड। एसिड तो खैर मोनोक्लिनिक भी होता है, एसिड फॉर्मूला है सबका, बट अलग अलग फॉर्म में लिया गया है। जैसे रोल सल्फर क्या है, मोल्टन सल्फर को जब कास्ट किया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ
स्टिक्स और इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स, तो वो रोल सल्फर कहलाता है। व्हेन मोल्टन सल्फर इज कास्ट इनटू रॉड्स स्टिक्स, रॉड और स्टिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो रोल सल्फर कहलाता है। फ्लावर ऑफ सल्फर, फ्लावर ऑफ सल्फर में एक तरीके से सबलाइम्ड फॉर्म है, सबलाइम्ड एंड डिपॉजिटेड टू पाउडर्ड फॉर्म। आप सल्फर को हीट करो और सबलाइम कर दो, वेपर में कन्वर्ट कर दो और फिर ठंडा करो तो वेपर्स वापस से डिपॉजिट होंगी। सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है? डिपॉजिशन। जैसे इवापोरेशन अगर है तो उसका उल्टा क्या है? कंडेंसेशन। ऐसी सब्लिमेशन का उल्टा क्या है? सब्लिमेशन इज कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली एंड कन्वर्जन ऑफ द गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपॉजिशन। तो सबलाइम करते हैं हीट करके, फिर ठंडा करके उसको डिपॉजिट कराते हैं तो पाउडर्ड फॉर्म में सल्फर मिलता है। पाउडर्ड फॉर्म FORM, that is called flower of sulfur. Milk of sulfur is precipitated form. सल्फर को प्रेसिपिटेट करवा देते हैं तो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ द सल्फर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ सल्फर, यूज्ड इन स्किन मेडिसिन्स। मेडिसिनल यूजेस होते हैं सल्फर के मिल्क ऑफ सल्फर में। सो दे आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ रोम्बिक सल्फर। नोट करो पूरी बातें, इंपॉर्टेंट बातें सब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर। सल्फर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है गन पाउडर में। गन पाउडर मतलब बंदूक की गोली होती है, बुलेट्स होती हैं, या जो तोप के गोले होते हैं, कैनन जैसे बोलते हैं हम, कैनन बॉल जो होती हैं, उनके अंदर जो एक्सप्लोजिव भरा जाता है तो वो एक्सप्लोजिव को बोलते हैं हम गन पाउडर। वही तो फायर होता है, उसी में तो इग्निशन होता है, उसके अंदर सल्फर का इनफ यूज इज डन। तो लिखेंगे गन पाउडर में इस्तेमाल करते हैं इसको। तो लिखो गन पाउडर यूज्ड इन bullets, a cannon ball as explosive, which contains what? It contains NaNO3, जिसे saltpeter बोलते हैं हम, nearly 75%. This is called saltpeter. इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट का saltpeter. Plus it contains charcoal, which is nearly 15%, and then you have sulfur, nearly 10%. ये है गन पाउडर which is commonly used as an explosive in the bullets and in cannonballs. हालांकि अब तो न्यू एंड न्यूअर modifications have come. This was used in earlier times, this composition. Now, very very important heating effect ऑन सल्फर। सल्फर पर हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, यहां तक की बात नोट करें पहले एक बार। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फर, सल्फर को हीट करते हैं तो मान लो रूम कंडीशन पे सल्फर है तो ये सल्फर एसिड रोम्बिक एट रूम टेम्परेचर। आप जब इसे हीट करते हो टेम्परेचर बियॉन्ड 369 केल्विन करते हो तो इट बिकम्स एसिड मोनोक्लिनिक। आप जानते हो, हमने कहा भी था कि टेम्परेचर अगर 369 है तो दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होंगी, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। 369 केल्विन इज फॉर सल्फर, बट टेम्परेचर इफ यू गो बियॉन्ड 369 केल्विन देन इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड मोनोक्लिनिक। ऑफ कोर्स ये सॉलिड है, ऑफ कोर्स ये भी सॉलिड है, रूम कंडीशन पर सल्फर इज सॉलिड, बट मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस 120 इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। तो सल्फर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड है, एसिड ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ये।
बट अगर टेम्परेचर आप 160 डिग्री सेल्सियस से टूट करते हो तो रिंग ब्रेक्स एंड पॉलीमराइज। एसिड रिंग जो है वो टूटने लगती हैं, रिंग टूटी और रिंग टूटी, एक एसिड सीधा हो गया, दूसरा एसिड सीधा हो गया और आपस में एसोसिएट होना शुरू होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, रिंग्स एसोसिएट एंड पॉलीमराइज एंड विस्कोसिटी इंक्रीजेस। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अब ये लिक्विड फॉर्म में पहुंच चुका है, क्यों? यू हैव क्रॉस्ड द मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड बन चुका है अब लिक्विड में, और लिक्विड में विस्कोसिटी बढ़ने लगती है। विस्कोसिटी इंक्रीजेस अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। दिस विस्कोसिटी इंक्रीजेस अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। अब मगर अगर टेम्परेचर आपने 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा दिया तो विस्कोसिटी मैक्सिमम हो चुकी थी, तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब लिक्विड सल्फर की विस्कोसिटी मैक्सिमम कहां पर है? कहां पर है वो? 200 डिग्री सेल्सियस पर। हालांकि 200 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सारी चेन बन जाती हैं सल्फर की, जिसमें हजारों लाखों सल्फर एटम्स कनेक्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई द विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग। एंड साथ ही साथ कुछ वेपर्स भी बनेंगी। आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो साथ में वेपर्स भी बनती हैं। वेपर्स कंटेन एसिड मॉलिक्यूल्स। तो एट दिस टेम्परेचर also acid vapors are present at 200 डिग्री सेल्सियस। ये भी नोट करो, लिक्विड के साथ साथ लिक्विड के ऊपर वेपर्स भी कुछ तो होंगी। पानी है, पानी को थोड़ा हीट करते हो तो कंटेनर में ऊपर थोड़ी वेपर्स तो बनती है ना, तो वेपर्स होंगे। और वेपर्स मेनली कंटेन्स एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट मेजर लिक्विड फॉर्म में जो है वो सल्फर के मतलब 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख मॉलिक्यूल, 50 लाख मॉलिक्यूल तक, मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स तक बोलते हैं ऐसा कि मिलियन ऑफ सल्फर एटम्स कनेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमेरिक चेन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट विस्कोसिटी इंक्रीजेस। बट टेम्परेचर अगर 200 से बढ़ा दोगे तो नाउ विस्कोसिटी डिक्रीज एज चेन breaks down. Temperature 444 डिग्री सेल्सियस विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। 444 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड कन्वर्ट दिया हो तो सल्फर गैस बन जाता है, एस गैस। इसके अंदर चेन होती हैं 100, 50, 200, 500 सल्फर एटम्स की। बट इफ यू फर्दर हीट इट टेम्परेचर बियॉन्ड 8, मान लो 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस मतलब 850, 900 केल्विन का टेम्परेचर अगर कर दो तो मेनली S2 रिंग्स आर फॉर्म्ड, S2 गैस, पैरामैग्नेटिक S2 मॉलिक्यूल्स, पैरामैग्नेटिक S2 गैस मॉलिक्यूल्स mainly exist at temperature greater than 600 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, S2 पैरामैग्नेटिक क्यों है? S2 O2 जैसा ही तो है। अरे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर रखा है पीरियोडिक टेबल में। जैसे O2 के अंदर देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ऐसे ही S2 में भी अगर जाओगे और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू विल फाइंड सिमिलर टू O2 S2L also has 2 unpaired electrons, so it is paramagnetic having 2 unpaired electrons। जेई में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। तो S2 is paramagnetic और ये हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है। तो गाइज ये है हीटिंग इफेक्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी दिया। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फर, ये था प्रोडक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर के यूजेस, टाइप ऑफ सल्फर, और 2 सबसे कॉमन एलोट्रोप्स। कौन से 2? एनसीईआरटी ने 1-2 और मेंशन किए हुए हैं, आप चाहो तो पढ़ लो, बट मेनली यही है, एस रोम्बिक एंड एस मोनोक्लिनिक। गाइस नोट करें इस सब पूरी बात को। नोटेड? तो सल्फर के बाद अब चलो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की बात करें। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में हमें
चलो दो कंपाउंड की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या प्रिपरेशन मेथड्स हैं, लेट अस सी। हेडिंग लिखो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन तो यही है, सल्फर को बर्न करो एयर या O2 में, बर्न करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 इज फॉर्म्ड। मेनली SO2 बनता है पर थोड़ा बहुत SO3 भी बन जाता है। तो दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिप्सम लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम। जिप्सम को कार्बन के साथ हीट करो एट अ टेम्परेचर ऑफ नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रांगली हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस CO2 इज ऑब्टेन्ड। दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड, क्योंकि जिप्सम इज इजीली अवेलेबल ओर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। उसे सल्फर का ओर भी बोल सकते हो, कैल्शियम का ओर भी बोल सकते हो। बाकी आप ये भी कह सकते हो कि जैसे प्रिपरेशन में H2S का ऑक्सीडेशन, एयर से H2S का या O2 से ऑक्सीडेशन कराओगे तो यू विल गेट SO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग करो तो 2H2S 3O2 2SO2 2H2O। This also prepares by roasting of, ये आपने मेटलर्जी में पढ़ा हुआ है, रोस्टिंग ऑफ मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स की रोस्टिंग करते हैं, जैसे FeS2, जैसे ZnS। आप जब रोस्टिंग कराते हो, हीट करते हो तो यू गेट Fe2O3 या फिर ZnO मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 इज इवॉल्व्ड आउट। सो दीज आर द मेथड्स। रोस्टिंग ऑफ द मेटल सल्फाइड्स मेटलर्जी में पढ़ा हुआ है हमने ये। एंड ऑल्सो लाइक कॉपर की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, देन यू विल गेट कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन प्लस SO2 इज इवॉल्व्ड आउट प्लस H2O। सो गाइज ये थे सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S, अब मैं दो ही कंपाउंड पढ़ने वाला हूं, SO2 एंड H2S। H2S की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एनायंस। क्यों? सल्फाइड आयन पढ़ा था और वहां पर डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप रिएजेंट से रिएक्शन कराई थी, तो कौन सी गैस लिबरेट हुई थी? रोटन एग स्मेलिंग कलरलेस गैस, कौन सी? H2S। एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी स्टडीड, सारे टेस्ट वहां पढ़ लिए थे। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइट आयन कौन? SO3 2-, उसकी जब टेस्टिंग कराते हैं हम सल्फाइट आयन की विद डाइल्यूट H2SO4 तो SO2 गैस इवॉल्व होती है। और SO2 की टेस्टिंग जैसे लाइम वाटर टेस्ट, बेराइटा वाटर टेस्ट, K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन, वो सब हम पढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ दोबारा फिर लेंगे उन सब चीज़ों को, बट ये हो चुका है, हो भले ही चुका है, बट मैं तो दोबारा लूँगा क्योंकि JEE एडवांस्ड के सिलेबस में H2S भी मेंशन्ड है और SO2 भी मेंशन्ड है। तो गाइस चलिए अभी इसको आज यहीं स्टॉप करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा समय लगेगा। दैट्स इट फॉर नाउ।